Friends, today we will discuss about the types of precipitation. मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे वर्षण के प्रकारों पर। मैं पहले बता चुका हूं कि वर्षण के संदर्भ में आर्द्रता महत्वपूर्ण होती है। ह्यूमिडिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर प्रेसिपिटेशन प्रोसेस। ये आर्द्रता यानी किसी निश्चित आयतन वाली निश्चित तापमान पर वायु में जो आर्द्रता होती है, नमी होती है, यानी वेपर जलवाष्प होता है, वह कई तरह का होता है। जैसे किसी निश्चित आयतन और तापमान वाली वायु में जितनी आर्द्रता मौजूद होती है उसको एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहते हैं, और उस वायु में अधिक से अधिक जितनी नमी धारण करने की क्षमता होती है उसे मॉइस्चर रिटेनिंग कैपेसिटी कहते हैं। और इन दोनों का जो संबंध होता है, दोनों में जो संबंध होता है या अनुपात होता है, उसको हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं, सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला भी मैं आपको बता चुका हूं कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी अपॉन मॉइस्चर रिटेनिंग कैपेसिटी इनटू 100, और ये प्रतिशत में अमूमन व्यक्त करते हैं। और जब कोई भी वायु निश्चित तापमान पर उसकी नमी धारण करने की क्षमता और उसमें निरपेक्ष आर्द्रता एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी दोनों बराबर हो जाती हैं, दैट एयर इज सेड टू बी सैचुरेटेड एयर। तो उस वायु को हम संपृक्त वायु कहते हैं, और अब वर्षण की संभावना हो सकती है। लेकिन जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था पिछले अपनी चर्चा में कि कोई एक बाल्टी है जिसमें 10 लीटर पानी आ सकता है, यानी बाल्टी की जल धारण करने की क्षमता 10 लीटर की है, और उसमें केवल 9 लीटर ही पानी है, मानी एब्सोल्यूट वाटर की मात्रा 9 लीटर है, तो बाल्टी से पानी आप नीचे नहीं गिरा सकते जब तक उसे टेढ़ा न करें आप। बाल्टी से जो है पानी गिरने की स्थिति कब होगी? पहले तो बाल्टी लबालब भरे, माने 10 लीटर पानी उसमें हो, यानी क्षमता बाल्टी की और पानी की मात्रा बराबर। जैसे उसमें 2-4-10 बूंद और डालेंगे वो बाहर निकल आएगा। तो इसी तरह से वर्षण की प्रक्रिया होती है। द मोमेंट एयर गेट्स सैचुरेटेड, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बिकम्स 100%, देन प्रेसिपिटेशन बिगिन्स। अब ये भी बता चुका हूं आपको कि किसी निश्चित तापमान वाली और आयतन वाली वायु की जो क्षमता होती है नमी धारण करने की, वह तापमान से सीधे संबंधित होती है। द मॉइस्चर रिटेनिंग कैपेसिटी ऑफ द एयर एट ए पर्टिकुलर वॉल्यूम एंड एट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू टेम्परेचर। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज देन कैपेसिटी आल्सो इंक्रीजेज। इफ टेम्परेचर डिक्रीजेज कैपेसिटी आल्सो डिक्रीजेज। तो ये है जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का 100% होना या संघनन ड्यू पॉइंट प्राप्त करना, ये निर्भर करता है हवा के तापमान पर। और इसलिए वर्षण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक है कि हवा शीतल हो, ठंडी हो, कूलिंग ऑफ द एयर। अब कूलिंग ऑफ द एयर होने की 2 प्रक्रियाएं हैं। देयर आर 2 प्रोसेसेस ऑफ एयर कूलिंग। नंबर 1 डायबिटिक प्रोसेस एंड नंबर 2 एडियाबेटिक प्रोसेस। डायबिटिक प्रोसेस में वायु के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है और वायु में ऊर्ध्वगति नहीं होती है। देयर इज नो वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द एयर एंड देयर इज नो चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ वाटर, नो चेंज ऑफ वॉल्यूम इन द एयर। अब ये कितने तरह के डायबिटिक प्रक्रिया द्वारा वायु ठंडी होती है? तो एक है रेडिएशन कूलिंग,
दूसरा है कंडक्शन या कांटेक्ट कूलिंग, और तीसरा है फ्रंटल कूलिंग, एडवेक्शनल कूलिंग। तो पहला जो शीतलन होता है डायबिटिक प्रक्रिया के तहत, वो विकिरण के द्वारा होता है। जब विकिरण के द्वारा अगर किसी वायु में तापमान कम होता है तो उसमें नमी धारण करने की क्षमता कम होती है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ती है। इसे हम कहते हैं रेडिएशन कूलिंग, लेकिन ये बहुत मंद प्रक्रिया होती है। दूसरा होता है जब कोई भी वायु किसी ठंडी वायु या गर्म वायु के संपर्क में आती है तो उसमें कंडक्शन विधि से, परिचालन विधि से ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, जिसके द्वारा हवा ठंडी होती है। लेकिन आपको ज्ञात है कि द एयर इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट, इट इज नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट। इसलिए ये प्रक्रिया भी यानी कॉन्टैक्ट कूलिंग यानी गर्म या ठंडी हवा के संपर्क के द्वारा हवा का शीतल होना भी मंद प्रक्रिया है। और तीसरा है एडवेक्शनल कूलिंग, प्रवाही शीतलन, यानी जब कोई हवा गर्म हवा ठंडी हवा के क्षेत्र में पहुंचती है तो उसके संपर्क में आने के कारण उसमें शीतलन प्रारंभ होता है। इसमें खास करके शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों में ऐसे शीतलन की प्रक्रिया होती है। अब दूसरा है एडियाबेटिक रेट, जिसमें हवा का ऊपर उठना आवश्यक होता है। द लिफ्टिंग ऑफ एयर इज ए मस्ट ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस ऑफ कूलिंग ऑफ एयर। ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि एडियाबेटिक रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर दो तरह का होता है। एक ड्राई एडियाबेटिक रेट होता है, एक मॉइस्ट एडियाबेटिक रेट। कोई भी हवा जब ऊपर उठती है तो 1000 मीटर जाने पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड के हिसाब से तापमान कम हो जाता है, या नीचे उतरती वायु का तापमान 1000 मीटर की दर से 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। दिस इज कॉल्ड ड्राई एडियाबेटिक रेट। वर्षण की क्रिया होने, संघनन हो जाने के बाद, वर्षण हो जाने के बाद जब वायु पुनः ऊपर उठती है तो उसके तापमान के कम होने की प्रक्रिया 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1000 मीटर हो जाती है, क्योंकि संघनन की गुप्त ऊष्मा मुक्त हो जाती है, अगल बगल की वायु में वो मिल जाती है, तो वायु अगल बगल की अपेक्षाकृत गर्म हो जाती है, इसलिए शीतलन की प्रक्रिया कम हो जाती है। दिस इज कॉल्ड मॉइस्ट एडियाबेटिक रेट। यानी अब ये तय हो चुका है कि वर्षण होने के लिए हवा का शीतलन होना जरूरी है, यानी द कूलिंग ऑफ एयर इज ए मस्ट फॉर द अकरेंस ऑफ प्रेसिपिटेशन। अब हमें ये देखना है कि ये कूलिंग कितने तरह से हो सकती है। तो हवा जब ऊपर उठेगी तभी वायु ठंडी होगी। अब देखना है कि हवा कितनी तरह से ऊपर उठ सकती है। नंबर 1 इज रेडिएशन लिफ्टिंग, नंबर 2 दैट इज कॉल्ड डायनेमिक लिफ्टिंग, नंबर 2 इज मैकेनिकल लिफ्टिंग और ओरोग्राफिक लिफ्टिंग, और तीसरा होता है वाताग्रीय लिफ्टिंग या फ्रंटल लिफ्टिंग। 3 विधियों से हवा बलात् ऊपर उठती है। रेडिएशन या डायनेमिक लिफ्टिंग में जब तेज गर्मी पड़ती है, अर्थात सौरिक विकिरण तरंगें धरातल को आके गर्म करती हैं, तो हवा गर्म होती है। गर्म होने के कारण वो फैलती है और आसानी से ऊपर उठती है और उसका तापमान कम होता जाता है ड्राई एडियाबेटिक रेट के हिसाब से। और देखिए, यह जो डायनेमिक कूलिंग है या रेडिएशन कूलिंग है, इसको हम कन्वेक्शनल कूलिंग भी कहते हैं, संवहनीय कूलिंग भी कहते हैं। और भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में जो वर्षा होती है वो संवहनीय वर्षा होती है, तो इसी आधार पर संवहनी वर्षा का एक प्रकार सुनिश्चित किया गया है।
दूसरा प्रकार जो वायु के ऊपर उठने का है फोर्स लिफ्टिंग का, ओरोग्राफिक या मैकेनिकल। जब कोई आर्द्र हवा किसी पर्वतीय अवरोध के कारण बलात् ऊपर उठती है तो उसका तापमान कम होता है, ठंडी होती है, मॉइस्चर रिटेनिंग कैपेसिटी घटती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ती है और संघनन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। इसी आधार पर पर्वत के पवनोन्मुखी ढाल पर जो वर्षा होती है उसको हम पर्वतीय वर्षा कहते हैं। ओरोग्राफिक रेनफॉल या उच्चावच वर्षा, रिलीफ रेनफॉल कहते हैं या प्रेसिपिटेशन वर्षण की प्रक्रिया कहते हैं। और तीसरा वायु के ऊपर उठने का प्रकार है फ्रंटल लिफ्टिंग, वाताग्री उठाव। यानी जब जहां पर ठंडी वायु राशि और गर्म वायु राशियां मिलती हैं आपस में, तो ठंडी वायु राशि भारी होने के कारण नीचे आती है और गर्म वायु राशि को ऊपर ढकेल देती है, ऊपर उठा देती है। नतीजा क्या होता है कि ऊपर गर्म हवा नीचे की ठंडी हवा के संपर्क में आने के कारण धीरे धीरे ठंडी होती जाती है और नमी धारण करने की क्षमता घटती है, सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ती है, संघनन की क्रिया होती है और वर्षा प्रारंभ हो जाती है। तो इस वर्षा के प्रकार को क्या कहते हैं? चक्रवातीय वर्षा। साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन या साइक्लोनिक रेनफॉल जो शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण उत्पन्न होती है, जिसमें ध्रुवों की तरफ से आने वाली ठंडी और भारी हवाएं और दक्षिणी पश्चिमी पछुआ गर्म हवाओं की राशियों को मिलने से वाताग्र बनता है और चक्रवाती वर्षा होती है। तो इस तरह से जो वर्षा के 3 प्रकार आप जानते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, वह संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और वाताग्री वर्षा। ये तीनों प्रकार किस पर आधारित हैं? हवा के ऊपर उठने के प्रकार। संवहनी वर्षा में हवा जो है विकिरण के द्वारा धरातल के गर्म होने से ऊपर उठती है, जिसमें संवहन धाराएं उत्पन्न होती हैं, इसलिए इसको संवहनीय वर्षा कहते हैं। और यही हाल पर्वतीय क्षेत्रों में द एयर इज फोर्स टू असेंड बाय द बैरियर ऑफ माउंटेन्स आर हिल्स। यहाँ भी बलात् हवा, बलपूर्वक हवा ऊपर उठती है। ओरोग्राफिक रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन आप कहते हैं। फिर चक्रवाती वर्षा। तो वर्षा के जो 3 प्रमुख प्रकार हैं, संवहनी अर्थात कन्वेक्शनल रेनफॉल, नंबर 2 ओरोग्राफिक या पर्वतीय वर्षा, नंबर 3 चक्रवाती या फ्रंटल रेनफॉल, ये हवा के ऊपर उठने की प्रक्रिया के आधार पर निर्धारित किया गया है। I summarize the types of precipitation or rainfall is governed by the process of the types of lifting of air by force, that is convectional lifting, orographic lifting and frontal lifting. Therefore precipitation 3 types: convectional rainfall, orographic rainfall and cyclonic rainfall. Thank you.